वहाँ पर एक नया शब्द राणा अयूब ने वहाँ पर गढ़ दिया यूएन में। वो कह रहे हैं कि वो गुजरात जेनोसाइड था। तो गुजरात फाइल जो राणा अयूब ने किताब लिखी, उसको बोला जाए कि ये एक एविडेंस के तौर पर है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या ये बेकार किताब है, सारी बस रिपोर्टेडली एलिजिडली ये सब है, कोई भी फैक्चुअल बातें हैं ही नहीं, सारी अजम्पशंस और प्रोपोजिशंस पे चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस किताब को डस्टबिन में फेंक दिया। ज्यादती तो मनीष कश्यप जी के साथ हो रही है कि एनएसए जैसा उन पर एक्ट लगा दिया, जो एक्ट अमृतपाल जैसे सेपरेटिस्ट पर लगाया गया है, उस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। तब तो भारत के जर्नलिस्ट ने कुछ नहीं बोला, तब कहाँ चले गई थी सारी प्रेस फ्रीडम? तब तो एक किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल नहीं छपा, एनएसए लगा दिया। आप पे एनएसए लगाए क्या? वो तो उनके लिए तो कोई नहीं कह रहा कि टारगेट कर रहा है स्टेट, पर आप जब दिखता है कि यस आपने मनी लॉन्ड्रिंग या फिर उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, वहाँ पर फंड्स का इलीगल ट्रांसफ़र एंड ऑल दिख रहा है, पर तब भी यू आर ऑन टारगेट, इस तरीके से आप चीज़ें कहते हैं। तो ये 200 मिलियन की संख्या कहाँ से लाई गई है, क्या इसका सोर्स है, क्या रेफरेंस है? कुछ भी मौजूद नहीं है। बस आप वॉशिंगटन पोस्ट के लिखते हो तो आप जो आप फिगर दे दोगे वही फिगर जनता ले लेगी। जर्नलिस्ट को टॉर्चर करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, फ्री स्पीच को दबाने के लिए अब सरकारों ने एक नया हथकंडा अपनाया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल देंगे, वो डिफेमेशन का केस डाल देंगे और इस तरीके से उनको परेशान करा जाएगा। तो वो फंड्स कहाँ पर लिए गए, उसका क्या इस्तेमाल करा गया, उसकी पूरी जानकारी पब्लिक में मौजूद है। अब नेक्स्ट ये कहती हैं कि 3 हफ्ते पहले भारत में एक लॉ मेकर को लाइव टीवी पर मार दिया गया, शूट कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अभी हाल ही में राणा अयूब अभी यूएन जनरल असेंबली में होकर आई है और वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड फ्रीडम डे पर। प्रेस फ्रीडम डे के दिन पर राणा अयूब और उस तरीके के जर्नलिस्ट अलग अलग संस्थानों के मौजूद थे और वहाँ पर बातें चल रही थी किस प्रकार से किस देश में प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है। तो वहाँ पर राणा अयूब वॉशिंगटन पोस्ट के लिए जो लिखती हैं वो भी मौजूद थी। तो उनसे सवाल करा गया कि आप बताइए कि जो ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है या फिर जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो किस तरीके से, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे होते हैं। तो राणा अयूब उसी में क्या कहते हैं अपना तकरीबन वो कुल मिलाकर 3 बारी बोलती हैं और फर्स्ट टाइम 3 मिनट का बोलती हैं, दूसरी बारी वो 6 मिनट का बोलती हैं और तीसरी बारी वो 1 मिनट का बोलती हैं। कुल मिलाकर आप समझिए वो 10 मिनट तक टोटल बोलती हैं। तो जितनी बार भी उनको बोलने का मौका मिला उतनी बार उन्होंने 1 मिनट 1 सेकंड ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर किस प्रकार से इंडिया में फासिज्म फैला जा रहा है या फिर इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हटाया जा रहा है या फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो रही हैं। तो उन सब तमाम प्रकार की बातें जो है राणा अयूब ने वहाँ पर कही। तो ठीक उन्हीं में से मैं कुछ आपके समक्ष 4 से 5 राणा अयूब के बिंदुओं को लेकर यहाँ पर समीक्षा करूँगा कि किस प्रकार से वो क्या सही हैं, क्या वो तर्कशील है या फिर वो तथ्य पर आधारित है कि नहीं। तो वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एलिगेशन है कि वो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जो 2002 में जो राइट्स हुए वहाँ पर एक नया शब्द राणा अयूब ने वहाँ पर गढ़ दिया यूएन में। वो कह रहे हैं कि वो गुजरात जेनोसाइड था। तो यानी बड़ी आसानी से राणा अयूब ने गुजरात राइट्स को गुजरात जेनोसाइड नाम दे दिया और बड़ी आसानी से वहाँ से वो निकल के भी आ गई और उस तरीके से किसी ने नोटिस नहीं करा। और क्योंकि उस तरीके से उनका एक इतिहास रहा है कि वो जो उन्होंने किताब भी लिखी है ना, जो गुजरात फाइल्स जो किताब लिखी उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट में जब गुजरात फाइल्स इस किताब को आधार लेकर और गुजरात के दंगों में जो कहा गया था इसमें जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में गुजरात फाइल जो राणा अयूब ने किताब लिखी उसको बोला जाए कि ये एक एविडेंस के तौर पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा क्या ये बेकार किताब है, सारी बस रिपोर्टेडली एलिजिडली ये सब है, कोई भी फैक्चुअल बातें हैं ही नहीं, सारी असम्पशंस और प्रोपोजिशंस पे चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस किताब को डस्टबिन में फेंक दिया। बाकायदा इस तरीके से उनकी वर्डिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। और वो व्यक्ति बड़े आसानी से यूएन में गुजरात राइट्स को गुजरात जेनोसाइड अच्छा नाम देकर आ गई है। और जेनोसाइड का अर्थ क्या होता है आपको मालूम है? जेनोसाइड का अर्थ ये होता है
कि जब पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टारगेट कर कर मारा जा रहा हो ऑन लार्ज स्केल, उसे कहा जाता है जेनोसाइड। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, सिंपल जो दंगे होते दो कम्युनिटी के बीच में, वैसा 2002 में था। अब आगे राणा आयोग कह रही हैं कि भारत में करंट गवर्नमेंट के अंदर 200 मिलियन मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा है और बहुत कुछ सहना पड़ रहा है भारत में मुस्लिम्स को, और मुस्लिम जो है बड़े तकलीफ में भारत के अंदर रह रहे हैं। और उन्होंने जो नंबर दिया ना, फिगर दिया 200 मिलियन, यानी कि 20 करोड़। तो 20 करोड़ मुस्लिम्स भारत में परसिक्यूट हो रहे हैं, और अभी भी भारत में कुछ ऐसे मुस्लिम्स जो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम भारत से खुश हैं। वो भी किस प्रकार से हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये 200 मिलियन की संख्या कहाँ से लाई गई है, क्या इसका सोर्स है, क्या रेफरेंस है, कुछ भी मौजूद नहीं है। बस आप वॉशिंगटन पोस्ट के लिखते हो तो आप जो आप फिगर दे दोगे वही फिगर जनता ले लेगी, क्योंकि ये चलता है ना कि हाँ भैया शी राइट्स फॉर सम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, बाहर का अमेरिका का अखबार है वो, तो क्रेडिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो 200 मिलियन जो ये संख्या बोली, इसका क्या रेफरेंस है, क्या सोर्स है इसका? कोई सोर्स नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, बस जाके बोला है वहाँ पर। तो ये अब अगला राणा आयोग कह रही है कि अब देखिए जर्नलिस्ट को टॉर्चर करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, फ्री स्पीच को दबाने के लिए अब सरकारों ने एक नया हथकंडा अपनाया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल देंगे, वो डिफेमेशन का केस डाल देंगे, और इस तरीके से भी उनको परेशान करा जाएगा। अब ये बात जग जाहिर है, पूरी तरह ये बात तथ्यों पर आधारित है, फाइंडिंग्स हैं कि जो कोविड-19 के पीक पर राणा आयोग ने डोनेशन ली, उसमें से उन्होंने सारा इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए करा और पर्सनल बैंक अकाउंट में वो डलवाया था। तो वो फंड्स कहाँ पर लिए गए, उसका क्या इस्तेमाल करा गया, उसकी पूरी जानकारी पब्लिक में मौजूद है। तो इसी फंड्स की हेरफेर के चक्कर में जो आपके ऊपर केस हुआ है और आप कहते हैं ये फॉल्स केस है, और 10 से 11 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोई आम नहीं होता है कि हाँ ये छोटा मोटा केस है, इसमें क्या मेरे को तुम परेशान करो, क्या केस कर रहे हो। तो आप भी एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया ट्रीट करे जाओगे। लॉ तो सबके लिए बराबर है ना। वैसे तो कहते हो लॉ सबके लिए बराबर नहीं दिखता हमें, तो जी किसी और कम्युनिटी के लिए कुछ है, किसी और कम्युनिटी के लिए कुछ है। और यहाँ पर जब लॉ अपना काम कर रहा है, जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो हो रहा है, पर आप कहते हो कि नहीं झूठे केस डाल दिए, झूठे वो डाल दिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर भारत के न्यायालय काम कर रहे हैं, और आप वहाँ पर अपना जो जाहिर सी बात है, कभी खुद का शॉपकीपर तो ये नहीं कहता नहीं कि मेरी दुकान का सारा सामान बेकार है, मेरी दुकान का सामान बेकार है, ये तो नहीं कहता। तो हर व्यक्ति ये कहता है भाई मेरे पे झूठे आरोप है, मेरे पे झूठा आरोप है, मेरे पे फर्जी केस है। तो क्या पब्लिक में फैक्ट्स अवेलेबल हैं और क्या एक लीगल प्रोसीजर के तहत आपके साथ किस प्रकार से बर्ताव हो रहा है, वो सब होने के बावजूद भी आप ये कहते हैं कि आपको हैरेस करा जा रहा है। अब नेक्स्ट ये कहती है कि 3 हफ्ते पहले भारत में एक लॉ मेकर को लाइव टीवी पर मार दिया गया, शूट कर दिया गया, लॉ मेकर। अब ये वाला पॉइंट तो ऐसा है कि इस पे अगर मैं इसको अगर नहीं डिबंक भी करूं तो फिर भी आप सभी इसको लेकर भली भांति अलग अलग लोगों की इस पर राय सुन चुके होंगे कि किस प्रकार से कितना बड़ा, क्योंकि जो राणा आयोग के जो सपोर्टर्स हैं वो खुद भी इनको इस वाले पॉइंट पर तो क्रिटिसाइज़ कर ही रहे हैं कि मतलब ये क्या होता है कि लॉ मेकर मार दिया। 40 साल तक यूपी में दहशत, ऑल ओवर यूपी के बाहर में भी उस व्यक्ति की दहशत थी। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके साथ उसने प्रताड़ना करी है, सबको उसने जो है परेशान करा है। इतने मर्डर्स, मोर देन 100 FIRs, और जो गोली भी मारी गई थी ना, वो कन्विक्शन उसका हो गया था कोर्ट के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं करा था उसको, कन्विक्शन भी हो गया था, पर तब भी आप कहते हैं ही वॉज अ लॉ मेकर। तो इन सब कुछ पॉइंट से जो राणा आयोग ने वहाँ पे बोला, जो भी उन्होंने राणा ने वहाँ पे बातें रखी, इससे कहने का हमको ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राणा आयोग पूरी तरह किसी से ऐसा लगता है कि फंड ले रही होंगी, वो किसी के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्योंकि बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी सोर्स के, बस अपनी वहाँ पर बातें लिखकर, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट में तुम्हारा काम ही है कि तर्कहीन बातें ही रहती हैं, वहाँ पर तथ्य से दूर बातें रहती हैं, और वही वहाँ पर उस पटल पर भी वो कर आई हैं। अब अंतिम बिंदु
कि वो कह रही हैं कि वी आर ऑन द टारगेट ऑफ स्टेट, हम जो है राज्य के टारगेट पर हैं और हमें जो शांति से, या फिर आप कहिए एज एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर नॉर्मल एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने नहीं दिया जा रहा है, और हमारे ऊपर जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और हम बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी जो है ऑन टारगेट है स्टेट के भारत के अंदर। तो कोई एक कम्युनिटी टारगेट पर है कि नहीं है, या फिर कोई एक गवर्नमेंट स्टेट एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पता चलता है उसके द्वारा बनाए गए लॉज से और उसके द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज़ से, उस कम्युनिटी के अगर कोई विरुद्ध है तो ऐसा अब तक कोई भी पॉलिसी लॉ नहीं है जो अगेंस्ट हो मुस्लिम कम्युनिटी के। अब सीए की बात नहीं करूँगा, और सीए का क्या वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी क्या है वो सब नहीं है, वो अलग विषय है, और वो राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं है सीए, उसके लिए आपको तमाम और से वीडियोज़ मिल जाएंगी और उस पर भी कभी हम बात कर लेंगे। तो ऐसा भी कोई नज़र हमको नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी पॉलिसी हो करेंट गवर्नमेंट की जहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेशन करती हुई नज़र आ रही हो मुस्लिम्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि आपको भी बिना किसी वजह के टारगेट करा जा रहा हो, क्योंकि जब आप का ओपिनियन आप चाहते हैं कि दूसरे लोग सुने, तो आपको भी दूसरों का ओपिनियन सुनना पड़ेगा। तो जब आप दूसरे का ओपिनियन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे कह दे रहे कि भैया आई एम ऑन टारगेट। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल जो अगर आप एज अ वर्क कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको चीज़ें सहनी भी पड़ती हैं। तो वो चीज़ है, और उसको आप कह दे रहे हैं कि डायरेक्टली कि स्टेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सारी बातें जो हैं, जो भी एलिगेशंस आप पर है, वो सारी तथ्य सहित हैं। ऐसे नहीं है कि बिना किसी चीज़ के आपके ऊपर आरोप डाल दिया है। जैसे कि बिहार के मनीष कश्यप जी पर, वहाँ पे तो उनको एनएसए लगा दिया। आप बताइए उनके साथ कितना बड़ा टॉर्चर हो रहा है। ज़्यादती तो मनीष कश्यप जी के साथ हो रही है कि एनएसए जैसा उन पर एक्ट लगा दिया, जो एक्ट अमृतपाल जैसे सेपरेटिस्ट पर लगाया गया है, उस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। तब तो भारत के जर्नलिस्ट ने कुछ नहीं बोला, तब कहाँ चले गई थी सारी प्रेस फ्रीडम। तब तो एक किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल नहीं छपा, एनएसए लगा दिया। आप एनएसए लगाए क्या? एनएसए लगने का मतलब आप समझते होंगे भाई, बिना किसी रीज़न के आपको, मतलब बिना किसी वारंट एंड ऑल को आपको मोर देन 6 मंथ्स से तक गिरफ्तार करके रख सकती है पुलिस। यह मतलब है उसका। और आपके साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा। बिहार से तमिलनाडु शिफ्ट करा जा रहा है मनीष कश्यप को, करा गया, और इस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। वो तो उनके लिए तो कोई नहीं कह रहा कि टारगेट कर रहा है स्टेट, पर आप जब दिखता है कि यस आपने मनी लॉन्ड्रिंग या फिर उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, वहाँ पर फंड्स का इलीगल ट्रांसफ़र एंड ऑल दिख रहा है, पर तब भी यू आर ऑन टारगेट, इस तरीके से आप चीज़ें कहते हैं। तो यही कुछ कहना चाहता था मैं आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो मिलूँ आपको किसी तरीके की अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।